दोस्तों नमस्कार, ये है देव क्लासेस और आप सबका बहुत बहुत मैं रमेश कुमार देव स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस पर मैं आपको 3 वीडियो कम से कम बनाऊंगा, ठीक है। विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किससे मिलती है। फिर इसमें कौन कौन से माने आप कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलेगी, पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया और उसमें प्रमुख राजा कौन कौन से हुए, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर मौर्य के बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानकारी के बारे में ही समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है। तो मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों स्रोतों से होती है। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य तथा गैर धार्मिक साहित्य को शामिल किया जाता है। धार्मिक साहित्य में जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण साहित्य शामिल है, ठीक है। किन जैन ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथों में हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रपाहु का कल्पसूत्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, टीका और दिव्यावदान आदि से क्या है, बौद्ध आप कह सकते हैं कि हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में किन प्रमुख ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेवकृत कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी आदि से क्या है, मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। गैर धार्मिक साहित्य में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो गैर धार्मिक साहित्य में कौटिल्य का दोस्तों इसमें थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि गैर धार्मिक साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है। तो आपको ध्यान रखना है वह राजनीति पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। मेगस्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया। तो मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर भारत आया। और कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अनुभवों के आधार पर उसने इंडिका नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह आज अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं होता, लेकिन स्ट्रैबो, एरियन व जस्टिस इत्यादि बाद के यूनानी लेखकों की रचनाओं में उद्धरण के रूप में इसका जिक्र मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, किन पुरातात्विक स्रोतों से मौर्य युगीन जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की सोहगौरा उत्तर प्रदेश और महास्थान बांग्लादेश अभिलेख से अकाल के दौरान किए जाने वाले राहत कार्यों का उल्लेख मिलता है। और इन्हीं से क्या होता है कि आपका मौर्य युगीन जानकारी भी प्राप्त होती है। शक शासक रुद्रदामन
कि जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, विशेषकर सुदर्शन झील के संदर्भ में। अशोक के अभिलेख के आधार पर किसने भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो अशोक प्रथम भारतीय शासक था जिसने वास्तविक रूप में शासकीय अभिलेख जारी करने की परंपरा शुरू की। उसके अब तक 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेखों को किसने सर्वप्रथम पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ये अभिलेख 4 लिपियों में ब्राह्मी सर्वाधिक मात्रा में इसी भाषा में या इसी लिपि में लिखे गए, खरोष्ठी ग्रीक एवं आर्मेइक में हैं। अशोक की राष्ट्रीय भाषा क्या थी? तो अशोक की राष्ट्रीय भाषा प्राकृत थी एवं लिपि भी क्या थी? प्राकृत थी। ग्रीक भाषा एवं लिपि का अभिलेख कांधार से 2 भाषाओं में, ग्रीक एवं आर्मेइक में, मैंने 2 भाषाओं का अभिलेख सार-ए-कुना कांधार से प्राप्त होता है। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से खरोष्ठी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। लेकिन हम लोग इनमें जो महत्वपूर्ण 8 हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। शहबाजगढ़ी पेशावर में प्राप्त हुआ, मानसेहरा हजारा जिला में प्राप्त हुआ, कालसी उत्तरांचल में प्राप्त हुआ और गिरनार गुजरात में प्राप्त हुआ। धौली उड़ीसा में, जौगढ़ उड़ीसा में, सोपारा महाराष्ट्र में और एरागुड़ी कर्नाटक में प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अशोक के किन शिलालेखों को कलिंग लेख भी कहा जाता है। तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों को पृथक कलिंग लेख भी कहा जाता है। प्रथम पृथक शिलालेख में ही कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। मतलब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, तो प्रथम शिलालेख में ही ऐसा कहा गया है। अशोक के लघु 18 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? अशोक के 18 लघु शिलालेख भी प्राप्त होते हैं। इनमें मास्की आंध्र प्रदेश तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, नेट्टूर और उड्डेगोलम दोनों क्या हैं? नेट्टूर और उड्डेगोलम दोनों कर्नाटक के लघु शिलालेख हैं और इससे अशोक का व्यक्तिगत नाम प्राप्त होता है। एक बार कहीं कहीं अक्सर पूछ लेता है कि देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि किसे दी गई है, तो अशोक को ही दिया गया है। ब्राह्मो राजस्थान के लघु शिलालेख में अशोक को मगध का शासक कहा गया है। इसी में अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ में श्रद्धा व्यक्त करता है। सन्नाती कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में 1989 ईस्वी में अशोक का एक लघु शिलालेख खोजा गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कल। और फिर थोड़ा सा आजकल सब्सक्राइबर्स जो है उतने बढ़ नहीं रहे हैं, इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें। अब हम लगातार मेहनत करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स जो ज़रूरी है वो भी लाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।